हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी जीएस की क्लास है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जो हमने करना है, उसका नाम है सबऑर्डिनेट कोड। सबऑर्डिनेट कोड ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन उसमें दो चीजें मुझे बतानी है, एक तो नालसा के बारे में और एक लोक अदालत के बारे में। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोड क्या होते हैं? जैसे कि मैंने एक अरेंजमेंट आपको बताया होगा, इसे कहते हैं सब ऑर्डिनेट कोड, जिसको आप कॉमनली डिस्ट्रिक्ट कोड भी कह सकते हैं। सब ऑर्डिनेट कोड्स। तो एक अरेंजमेंट आपको इसमें याद रखना है, बहुत सुप्रीम सा अरेंजमेंट, मतलब एक बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट याद रखना है, दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद होता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे है हाई कोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमारी जुडिशरी कैसी है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना। तो फिर हाई कोर्ट में भी हमारे दो तरह के कोर्ट होते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह के कोर्ट जो है, इस तरह के कोर्ट होंगे। अब इसमें आपको याद रखना है, एक तो सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट। अब सेशन कोर्ट में भी दो डिवीजन हो जाती हैं। ये जो एक सिविल मैटर्स देखती है, सिविल कोर्ट भी जिसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि वो सिविल कोर्ट है। और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट, एक सेकेंड। सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट को देखो हिंदी में कहते हैं सत्र न्यायालय। ठीक है, सत्र न्यायालय। और रेवेन्यू कोर्ट को कहते हैं राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय। ठीक है, और सिविल कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिविल कोर्ट का मुझे बताना, मैं बताऊंगी, और इसे याद रखना, आपराधिक न्यायालय। आपराधिक न्यायालय। आपराधिक न्यायालय। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। ये अरेंजमेंट आपको ऐसे याद नहीं रखना है, लेकिन ये माइंड में होना चाहिए कि इस तरह से हमारी जुडिशरी लिंक्ड है एक दूसरे से। न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, आपको पता ही है। न्यायालय और सत्र न्यायालय, राजस्व न्यायालय, आपराधिक न्यायालय। सिविल कोर्ट का मुझे हिंदी में नाम देखना होगा, क्योंकि मुझे सिविल का मतलब हिंदी में नहीं पता है, बट सिविल का मतलब जो है ये कुछ इस तरह से है, जैसे कि आपके जो मैटर डिवोर्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं वो सिविल कोर्ट में आ जाते हैं, जो रेवेन्यू से रिलेटेड है वो रेवेन्यू में आ जाते हैं। तो इस तरह का आपका अरेंजमेंट होता है। अब सिविल कोर्ट में भी जो है आपकी अब लोक अदालत भी आ गई हैं। लोक अदालत, तो लोक अदालत तो आप ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम लिखा जाता है, लोक अदालत। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कौन से आर्टिकल में है? आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रखने हैं, 233 से लेके 237 तक। ये पार्ट 6 में ही है, पार्ट 6 में दिए गए हैं। पार्ट 6 में दिए गए हैं, यानी कि आपके अनुच्छेद, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, और पार्ट को आप क्या लिखेंगे? भाग, है ना, भाग 6। भाग 6 में ये दिए गए हैं। तो 233 में आप सबसे पहले, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बताती हूँ और वो आपको याद रखनी है। एक तो अपॉइंटमेंट, सबसे पहले इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? किसका? जज का, डिस्ट्रिक्ट जज का आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट का अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज और अदर जज, अदर जजेस। डिस्ट्रिक्ट जज यानी के जिला न्यायाधीश, है ना, हिंदी में जिला
जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश और अदर जजेस। तो इनका अपॉइंटमेंट सबसे पहले कौन करेगा? तो कौन अपॉइंट करेगा इनको? इनको प्रेसिडेंट तो अपॉइंट नहीं करेगा, तो कौन करेगा? गवर्नर। ठीक है, तो इनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं, और गवर्नर किसकी सलाह पर करेंगे? वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे डिस्कशन के बाद ही जो है वो इसका क्या करेंगे? उनसे डिस्कशन के बाद इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। अब अपॉइंटमेंट के बाद AFDR, अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट के बाद इसके बाद क्या था? हाँ, अपॉइंटमेंट, उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जैसे कि कल हमने हाई कोर्ट पढ़ा था, तो आपको हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन मैंने बताई थी कि या तो वो 10 साल तक जुडिशियल सर्विस में हो हाई कोर्ट में, या फिर वो 10 साल तक एडवोकेट हो। तो इस डिस्ट्रिक्ट जज वाले के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो इसमें कहा है कि एटलीस्ट 7 ईयर्स तक, 7 साल तक, यानी कि 7 वर्ष तक क्या होना चाहिए? वो वहां पर क्या हो? या तो अधिवक्ता हो, अधिवक्ता, अधिवक्ता देखो किस किस को पता है क्या होता है अधिवक्ता? कौन होता है? एडवोकेट। ठीक है, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट। या तो वो 7 साल तक वहां पर एडवोकेट हो, ठीक है, और या फिर वो 7 ईयर्स तक जुडिशियल सर्विस में काम कर रहा हो। बस 7 साल का ही दिया है कि ये तो 7 ईयर्स तक वो वहां पर एडवोकेट हो, लेकिन इसके लिए और अंडरलाइन क्वालिफिकेशन भी होती है, जैसे कि उसने LLM भी कर रखा होना चाहिए, है ना? उसे तभी बना सकते हैं जब उसने LLM भी कर रखा हो। तो इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन 7 साल का जो वो है ये सभी के लिए बाइंडिंग है कि 7 साल होने चाहिए, 7 साल से कम के पर्सन को नहीं लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज में। और इसके साथ साथ जो है आपको पता है कि इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस जो पब्लिक सिविल सर्विसेज होता है वो जुडिशरी का सिविल कोर्ट के लिए एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है, तो एग्जाम के थ्रू भी उस पर्सन को हायर कर सकती है एज अ सिविल जज। लेकिन वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नहीं बन जाता। किसका जज बनेगा? वो पहले निचली अदालत जो है उसका बनता है, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर धीरे धीरे प्रमोशन के थ्रू वो डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंचता है ना? वो एकदम से नहीं लगा सकते। तो पहले वो सिविल कोर्ट में रहेगा, छोटे छोटे कोर्ट्स में रहेगा, उसके बाद वो ऊपर जाता है। तो 7 साल का आपका क्वालिफिकेशन हो गया। क्वालिफिकेशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। आपको याद रखना है फंक्शन, आपको पता ही है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यानी कि जिले हैं उनका देखेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, यानी कि जितने भी ये कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सेट्रा, इन पर किसका सुपरविजन रहेगा? कौन इनको सुपरवाइज करेगा? हाई कोर्ट इनको सुपरवाइज करेगा। और अगर इन कोर्ट में लिया गया कोई भी फैसला है तो उसकी अपील किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास जाएगी, अगर इन्होंने कोई भी वो लिया है। तो अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है जो मुझे बतानी थी और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे नालसा, शॉर्ट फॉर्म है नालसा। नालसा का पूरा फॉर्म लिखेगा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा है क्या? ये बना था आपका 1987 में, 1987 में। तो आपको, अगर आपको एक आर्टिकल याद करना है, यहाँ पर एक आर्टिकल रिकॉल करना है, दैट इज आर्टिकल 39A। तो 39A में क्या लिखा हुआ था? 39A में लिखा हुआ था अबाउट 39A में थे प्रोविजन फ्री लीगल एड, यानी के मुफ्त
मुफ्त न्यायिक सहायता या फिर मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी सहायता। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको याद रखनी है कि हमारी कंट्री में चूंकि मोस्टली जो है सभी तो रिच नहीं है और सभी मोस्टली मिडिल भी नहीं है, कुछ जो क्लासेस हैं हमारे यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब मोस्टली जो है पुअर क्लासेस हैं, और पुअर क्लासेस ऐसी हैं कि वो अपने लिए वकील भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। वकील तो बहुत दूर की बात है, वो कोर्ट की जो मिनिमम फीस होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब है वो इतना गरीब है कि वो कोर्ट की फीस भी पे नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, इक्वालिटी लाने के लिए इन लोगों के लिए फ्री लीगल एड है। फ्री लीगल एड का मतलब है कि अगर कोई पर्सन है वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कोर्ट में प्लीड करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको मुफ्त में जो है सहायता दी जाती है, जिसके लिए 1987 में नालसा बनाया गया था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इसके तहत जो है अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, और इसके तहत ये जो आपका आर्टिकल है ये कहां पर मेंशन है, 39 है, इसे रिकॉल करो, कौन सी किस जगह पर लिखा हुआ है ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नीति निर्देशक सिद्धांत। आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सभी सिटीजन के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करानी, यानी कि वो पर्सन जो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए नालसा बनाया गया था। तो 1987 में इसका गठन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नालसा का गठन पूछा जाता है। इससे पहले जब हमने पढ़ाया था तो बहुत टॉपिक हमारे जल्दी में छूट गए थे, क्योंकि सेशन दूसरा स्टार्ट होना था और आप लोगों के एग्जाम करीब आ रहे थे। तो अभी इसको आपको याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि नालसा कब गठित हुआ था, तो 1987 में। और फ्री लीगल एड के प्रोविजन संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 39A में। अब इसके अलावा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, आप याद रखिएगा, लोक अदालत। लोक अदालत, अब लोक अदालत जो है ये आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। लोक अदालत हर 3 महीने पे सभी कोर्ट में लगती है, ठीक है, सभी कोर्ट में हर 3 महीने पे लगती है और उनके टाइम के हिसाब से। और इसमें आप अपना जो भी काम है वो सिंपली जो है सिंपल प्रोसीजर होता है, उससे आप उसे सुलझा सकते हैं। तो लोक अदालत की शुरुआत जो है वो हमारे यहाँ पर 1985 से स्टार्ट हुई, और लोक अदालत जो है ये लगाई जाती है टाइम टू टाइम। लोक अदालत का बेनिफिट ये है कि आपको जो भी मैटर है लोक अदालत में सेटल हो जाएगा। सेटल का मतलब है फिर आपको उसके लिए कहीं और कोर्ट या किसी भी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, और लोक अदालत हर जगह लगाई जाती है। लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, यानी कि अगर आपका कोई भी मैटर है, मान लो कि आपकी गाड़ी का चालान है, तो आपकी गाड़ी का चालान जो आपका 500 का है या आपका 800 का है या 1000 का है, वो बहुत कम दामों में वहां पर डिस्पोज ऑफ हो जाता है, यानी वही मैटर खत्म हो जाता है। बहुत सारी फाइल्स आती है, वो वहीं पर मैटर डिस्पोज होता है। और किसी का फैमिली का मैटर भी रहता है, जैसे कि डिवोर्स के मैटर रहते हैं या अदर मैटर रहते हैं, वो मैटर भी लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं। तो लोक अदालत की शुरुआत 1985 से हुई थी, और इनका जो पर्पस था, यानी कि एक उद्देश्य रखा गया कि क्यों लोक अदालत लगाई जाए। इनका उद्देश्य था कि जो मैटर है वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए, सो दैट कि जुडिशरी जो है, ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केसेस है, वो डिसाइड भी नहीं होते जल्दी से, तो उन केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए लोक अदालत लगाई जाती है, और 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको नालसा और लोक अदालत जो है, दोनों जो टॉपिक हैं ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट याद रखना है 233 से 237 तक, पार्ट 6 में ही ये दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट जजेस या अन्य जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, गवर्नर करता है। क्वालिफिकेशन 7 साल तक वो वहां पर अधिवक्ता
अधिवक्ता या प्लीडर होना चाहिए। दूसरा उसके फंक्शन है, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के फंक्शन होते हैं वो सारे, और उसमें नालसा बहुत इंपॉर्टेंट 1987 में आया था। 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें दिया गया है डीपीएसपी में। और इसका एक अरेंजमेंट आप ये भी याद रखेंगे हमेशा कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे बाकी सारे कोर्ट है, सेशन कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट। पहले क्या होता था, कितने पैसे तक का कितने मैटर वो सुलझा सकते हैं उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइडेड वो किए हुए थे, यानी कि उनका डिवीजन किया गया था। जैसे कि सिविल कोर्ट के 7 करोड़ से ऊपर के मैटर ये नहीं सुनेंगे, इस तरह से कोर्ट बनाए गए थे, ठीक है। बट वो आप लोगों को याद नहीं रखना, बस आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट का एक स्ट्रक्चर याद रखना है कि इसके नीचे है, ठीक है, और इनको गवर्नर नियुक्त करते हैं। अब इसमें एक रिकैप देखिए यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल फटाफट से करेंगे। 124 से कितना है, 147 तक, ठीक है। 124 से 147 तक के आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट डील करता है। हाई कोर्ट में हमने पढ़ा था 214 से लेकर के कितना तक था, 231 तक। 214 से 231 तक हाई कोर्ट के हैं। और सबऑर्डिनेट के कौन से हो गए फिर, 233 से 237 तक ये हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट क्या अकेला करेगा, नहीं, सीजेआई की सहायता लेगा, सीजेआई की रिकमेंडेशन लेगा और 4 अन्य जजेस की, यानी कि किसकी सहायता हो गई, वो हमने क्या वर्ड दिया है इसे सिस्टम को, 5 जजेस जब होंगे तो कॉलेजियम, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम। इसे हटाने की भी बात होती रहती है और हटाया भी था। कब हटाया था, 2014 में एनजेएसी आया, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी 2014 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, असंवैधानिक, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उसको खतरा है, इस वजह से इन्होंने एनजीएससी को खत्म करवा दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के कौन करता है, सीजेआई करेगा 4 अन्य जजेस की सहायता से। और हाई कोर्ट के जजेस है, इनको भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट किस किस की सहायता लेगा, एक तो सीजेआई की लेगा और प्लस किसकी, गवर्नर की, है ना, गवर्नर की भी सहायता लेगा, क्योंकि गवर्नर उस स्टेट में, उस स्टेट का जो हेड है वो वही है गवर्नर। तो इन दोनों की सहायता लेगा। सीजेआई की अकेले की नहीं ली जाएगी, मतलब कॉलेजियम। नाम कौन रेकमेंड करता है हाई कोर्ट में जजेस के, कॉलेजियम, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना। और सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पर कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तो आपको बस एक ही अरेंजमेंट याद रखना और इस तरह से आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके आर्टिकल आपको याद रखने हैं। उसके साथ साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट आर्टिकल 233 से 237 तक है, पार्ट 6 में है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, फंक्शन क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही पर समाप्त करते हैं। कल से हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनी गई हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी या अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके बारे में हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ। एंड गाइज, जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बैचेस जो है द फ्यूचर कोचिंग करा रहा है आपका, कुछ लाइव क्लासेस भी हैं और कुछ क्लासेस जो है प्रीमियर के थ्रू भी आप अपलोड की जा रही है। तो जिन जिन क्लासेस का प्रीमियम है, गो एंड वॉच देम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।